वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर दिल्ली सुल्तान्स। तो मैंने आपको जो बताया था कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 मेजर डायनेस्टीज थी, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, देन खलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी, देन सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। दीज डायनेस्टीज रूल्ड ओवर दिस एरिया। तो मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जब यहाँ जहाँ पे इन्होंने अटैक किया, दे फॉर्म द गैरिसन टाउन्स। अब गैरिसन टाउन्स क्या थे? जहां पे इन्होंने अपने सोल्जर्स को रखा, वेयर दे केप्ट द सोल्जर्स। पर इन्होंने क्या किया, उन गैरिसन टाउन्स को ही कंट्रोल किया। उसके आसपास वाला जो एरिया था ना, जिसको ये हिंटरलैंड कहते थे, हिंटरलैंड मींस लैंड एडजेसेंट टू द सिटी, जो उस सिटी के गैरिसन टाउन के साथ वाला जो एरिया था ना, उसको नहीं उन्होंने कैप्चर किया। दे डिडंट कैप्चर दैट एरिया। अब उनको गुड्स चाहिए थी, सर्विसेज चाहिए थी, मतलब उनको खाने पीने की चीजें तो चाहिए ही थी ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। या कोई राजा जो उनको सोच रहा था कि ये हमसे पावरफुल है, तो उससे ट्रिब्यूट मिल जाती थी, एंड समटाइम्स दे अटैक। पर लेटर ऑन दे थिंक कि अब इससे हमें प्रॉब्लम आ रही है। एक गैरिसन टाउन हमारा दिल्ली में है, एक बंगाल में है, एक सिंध में है, तो हम इसको मैनेज कैसे करें, हाउ टू मैनेज दिस एरिया। और जो उसके आसपास के एरियाज थे, उस पर इन्होंने कंट्रोल रखा ही नहीं हुआ था, है ना। एक दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, टाइम टू टाइम इनके एरियाज पे कोई दूसरे लोग भी अटैक कर रहे थे, इन्वेजन हो रही थी। अब इन सब चीजों को मीट करने के लिए उन्होंने सोचा, पहले हमारा जो एरिया है ना, जो हमारा नॉर्थ वाला एरिया है, इसको कंसोलिडेट करें, मतलब इसको अपने कंट्रोल में लेकर आए। हम गैरिसन टाउन्स को ही नहीं, गैरिसन टाउन्स के साथ जो एडजेसेंट सिटी है, जिसको हिंटरलैंड कहा जाता है, उसको भी अपने कंट्रोल में ले आए। इसके लिए उन्होंने 2 कैंपेन्स किए। एक कैंपेन किया गैरिसन टाउन के साथ वाले एरिया को अपने अंडर लाने के लिए। दूसरा किया कि जब ये सारा एरिया हमारे अंडर आ गया है, अब हम न्यू एरियाज पे अटैक करें। अभी ये नॉर्थ इंडिया में ही रूल कर रहे थे। दे वांटेड टू कंकर एरियाज इन साउथ इंडिया। तो उन्होंने 2 कैंपेन्स किए। वन वर इंटरनल, जो उनके विद इन एरिया में था। वन वाज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब पहले अपने एरिया को कंसोलिडेट किया, उसके बाद उन्होंने नए एरियाज पे अटैक करना शुरू कर दिया। एंड दिस इज वन ऑफ योर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आल्सो, इंटरनल फ्रंटियर, एक्सटर्नल फ्रंटियर। ठीक है, तो आज हमने यहां से स्टार्ट करना है। तो जो ये कंसोलिडेशन थी, कंसोलिडेशन मींस कंबाइनिंग एंड मर्जिंग ऑफ द लैंड, ये कब स्टार्ट हुई? ग्यासुद्दीन बलबन के टाइम पे। ही हिमसेल्फ वाज फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी, मतलब स्लेव डायनेस्टी के जो ये रूलर्स थे, इस टाइम पे उन्होंने इन एरियाज को कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया था। लेटर ऑन दिस वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। बेटा जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना रूलर्स के बारे में, वो हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी फ्रॉम द खिलजी डायनेस्टी, मोहम्मद तुगलक फ्रॉम द तुगलक डायनेस्टी। अब इंटरनल फ्रंटियर, इंटरनल फ्रंटियर मतलब जो उनके इंटरनल एरियाज थे, उन बॉर्डर्स को कैसे उन्होंने किया। सबसे पहले इस इंटरनल फ्रंटियर का एम क्या था? कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ गैरिसन टाउन, मतलब जहां पे आर्मी, जहां पे सोल्जर सेटल थे, उसके आसपास का जो सिटी का एरिया था, उसको इकट्ठा करना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट क्लियर करने शुरू कर दिए। फॉरेस्ट क्लियर करने से क्या हो गया कि वहां के जो हंटर गैदरर्स थे, जो पेस्ट्रोलिस्ट थे, उनको वहां से निकाल दिया। फॉरेस्ट जब क्लियर किए तो उनके पास लैंड आ गई। दैट लैंड वाज गिवन टू द पेजेंट्स। उन्होंने फार्मर्स को वो लैंड दी। अब फार्मर्स उस लैंड पे क्या करेंगे? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर करेंगे। एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, और जो जो एरिया वो अपने अंडर लेते गए, वहां पे उन्होंने न्यू गैरिसन टाउन्स बनाने शुरू कर दिए, फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए, और वहां पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो ये हिंटरलैंड है और जो ये गैरिसन टाउन्स हैं, इनके कंट्रोल में रहे, कोई इसको कैप्चर ना कर सके, और ये आपस में कम्युनिकेट भी कर सके। दैट्स व्हाई दे कंट्रोल दिस एरिया। अब जब उन्होंने अपना ये इंटरनल एरिया को कंट्रोल कर लिया, अब उनको लगा अब हमें अपने एरिया से बाहर भी निकलना चाहिए। तो हमें बाहर भी अपनी लैंड को, अपने एम्पायर को सेटअप करना चाहिए। और दूसरा जो एक्सपेडिशन किया, दैट वाज एक्सटर्नल, मतलब नॉर्थ इंडिया से नाउ दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द साउथ इंडिया। अपनी मिलिट्री वहां पे भेजनी स्टार्ट कर दी। एंड दीज मिलिट्री एक्सपेडिशंस वर स्टार्टेड एट द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे उन्होंने साउथ की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा ये पीक पे कब पहुंची? एट द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के टाइम पे जो ये एक्सटर्नल फ्रंटियर्स थे, जो ये मिलिट्री एक्सपेडिशंस थी, सबसे ज्यादा पीक पे थी।
स्टार्ट कब हुई? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। पीक पे कब पहुंची? मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। अर्लियर दे वर रूलिंग इन सिंध, दिल्ली, बंगाल, नॉर्थ इंडिया में ही रूल कर रहे थे, बट नाउ दे स्टार्टेड सेंडिंग देयर आर्मीज इन साउथ। अगर आप यहाँ नीचे मैप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी की कैंपेन है, कैसे उसने दिल्ली से वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ अपनी आर्मीज को मार्च करना शुरू कर दिया। तो जो भी एरियाज थे उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया, उन एरियाज के ऊपर अटैक किया, रूलर्स को हराया और उन एरियाज को अपने दिल्ली सल्तनत में ऐड किया। अब बेटा अब देखो इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने सेट किया, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। कैन यू थिंक इट वाज इजी टू कंट्रोल? आपको लगता है कि इनके लिए बहुत इजी रहा होगा टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स? ठीक है। अब इनकी जो दिल्ली सुल्तान की कैपिटल कहाँ थी? नॉर्थ में, दिल्ली में कैपिटल थी, बट दे कवर्ड द एरिया फ्रॉम द साउथ, साउथ में भी कैप्चर कर लिया, तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। अब हम पढ़ेंगे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हमने खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे ये बहुत ज्यादा इन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशंस की, बहुत सारे एरिया को अपने अंदर लेके आए, तो उन्होंने उस चीज को कैसे एडमिनिस्टर किया, किस तरह से कंट्रोल किया? एक नॉर्थ में है, एक साउथ में है, एक वेस्ट में है, तो हाउ डिड दे कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। सो when they started consolidating the kingdom, इतना एम्पायर उन्होंने सेटअप कर लिया, इतने बड़े एरिया को कैप्चर कर लिया, उसको अपने साथ कंबाइन भी कर लिया। अब उनको इसको रन करने के लिए दे नीड गवर्नर्स, उनको गवर्नर्स चाहिए थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए थे। बेटा जो हमने पहले पढ़ा था, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, समंताज वर देयर, बिग लैंडलॉर्ड्स वर देयर, पावर्स वर गिवन टू देम। पर जो जो दिल्ली सुल्तान थे ना, थोड़े समझदार थे, उनको पता था कि अगर इन समंताज को हमने पावर दे दी तो ये आगे चल के हमसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और अपने आप को एक अलग रूलर बना लेंगे। तो जो इल्तुतमिश था उसने क्या किया, उस टाइम पे स्लेव्स की ट्रेडिंग होती थी, जहां पे जैसे मैंने आपको एक्सटर्नल फ्रंटियर के बारे में बताया था ना, जिस एरिया पे ये अटैक करते थे वहां से वैल्यूएबल गुड्स को ले जाते थे, एलिफेंट्स को, हॉर्सेस को, और जो वहां पे लोग होते थे उनको स्लेव्स बना लेते थे, मेटल्स को कैप्चर कर लेते थे। तो उन स्लेव्स के लिए पर्शियन में एक वर्ड है दैट इज बंधगन। ठीक है, दैट इज बंधगन। तो उन्होंने कहा कि हम किसी अरिस्टोक्रेट को या किसी लैंड चिफ्टियन को गवर्नर नहीं बनाएंगे। अरिस्टोक्रेट कौन होते हैं? द पीपल फ्रॉम द हाई सोशल क्लास। हम इनको अपना गवर्नर नहीं बनाएंगे, हम अपना गवर्नर किसे बनाएंगे? स्लेव्स को। वो स्लेव्स उनको कहाँ से मिले थे? जब उन्होंने दूसरे एरिया पे अटैक किया था, और उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही थी? पर्शियन। तो पर्शियन में स्लेव को क्या कहा जाता है? बंधगन। अब उन्होंने स्लेव्स को ही क्यों चुना? Why they had chosen only the slaves as a governors? Because उनको पता था these slaves were totally dependent upon their masters. वो उनके मास्टर्स पे पूरी तरह डिपेंडेंट थे और उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता था। तभी उन्होंने कहा कि जो हम अपनी पावर है, जो हम अपने एरियाज को गवर्न करने के लिए हम किसको चुनेंगे? हम स्लेव्स को चुनेंगे, rather than हम बिग लैंडलॉर्ड्स को नहीं चुनेंगे। हम जो पीपल जो हाई, जैसे हमने कहा था ना कि उस टाइम पे जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते थे उनको चुना जाता था, तो दे सेड वी वर नॉट गोइंग टू चूज देम। हम किसको चुनेंगे? स्लेव्स को। अब स्लेव्स के साथ साथ उन्होंने कुछ और लोगों को भी चुना जो उनको पॉलिटिकली हेल्प करते थे। दे वर नोन एज क्लाइंट्स। अब बेटा कुछ रूलर्स होते हैं जो अपने आप ही मान लेते हैं कि दैट यू आर मोर पावरफुल देन अस, तो वो उनकी शरण में आ जाते हैं। जैसे क्लाइंट का मतलब है someone who is under the protection of other। ठीक है, तो खलजीज और तुगलक के टाइम पे कई ऐसे रूलर्स थे जो उनकी प्रोटेक्शन में आ गए थे, उसके लिए वर्ड यूज किया गया क्लाइंट। अब मेन बात समझने की ये है कि दिल्ली सुल्तान ने अपना जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है किसको दिया? टू बंधगन एंड क्लाइंट। मतलब स्लेव्स और क्लाइंट्स मिलके उनकी जो थी जो रूल को गवर्न कर रहे थे। अब मेन प्रॉब्लम कब आती थी? जब कोई नया रूलर बनता था, क्योंकि नए रूलर के नए स्लेव्स होंगे, ठीक है, उनके नए क्लाइंट्स होंगे, तो कई बार उनमें बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे। और जो ये क्लाइंट्स और स्लेव्स थे वो उन्हीं के लिए लॉयल थे जिसके अंडर वो काम कर रहे थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी है तो उसके क्लाइंट और स्लेव सिर्फ उसी के लिए लॉयल थे, पर उसके बाद जो नेक्स्ट बने होंगे उसके लिए वो लॉयल नहीं थे। बेटा इफ यू हैव सीन द मूवी पद्मावत,
आपने अगर पद्मावत मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने पावर गेन करने के लिए अपने अंकल को ही मार दिया। हम पढ़ते हैं कि ये रूलर्स बहुत अच्छे थे, इन्होंने ये काम किया, ये किया, पर एक्चुअली दीज वर नॉट सो गुड। इतने अच्छे नहीं थे, इन्होंने भी बहुत ब्लड शेड किया। जैसे हमने अशोका के बारे में पढ़ा था, है ना, अशोका ने भी कितना ब्लड शेड किया था। और अलाउद्दीन खिलजी, ये तो आपने मूवी में भी देखा है कि हाउ ही किल्ड हिज ओन अंकल टू गेट द पावर। ठीक है, तो ये किसी पे भरोसा ही नहीं करते थे। इनको अपने अपने रिलेटिव्स पे भी भरोसा नहीं था। इनको किस पे भरोसा था? स्लेव्स पे। जिनको इन्होंने स्लेव्स किया, मतलब जिनको अपने बंदी बनाया था, उन पे ये भरोसा करते थे, बिकॉज दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देम। वो अपने मास्टर्स पे भरोसा के ऊपर रिलाय करते थे। दैट्स व्हाई उन्होंने जो पोजीशंस थी, उन्होंने बिग लैंडलॉर्ड्स को नहीं दी, उन्होंने वो पोजीशंस बड़े बड़े फैमिलीज के पर्संस को नहीं दी, उन्होंने पोजीशंस किसको दी? जो इनके प्रोटेक्शन में थे, जिनको क्लाइंट्स कहा जाता था, या स्लेव्स को। अब आते हैं मिलिट्री। इतना बड़ा किंगडम सेटअप कर लिया, इतना बड़ा एम्पायर बना लिया, अब इसमें मिलिट्री भी चाहिए, है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? ओके, अब इतने बड़े किंगडम को रन करने के लिए, क्योंकि खलजीज के टाइम पे, तुगलक के टाइम्स पे बहुत बड़ा इनका सेटअप हो गया था दिल्ली सुल्तान्स का। अब बेटा यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मोनार्क, ये हमने सिविक्स में लास्ट टाइम पढ़ा था। खलजी एंड तुगलक मोनार्क मींस खलजी एंड तुगलक किंग्स, मोनार्क यूज्ड फॉर किंग्स। ठीक है, तो उन्होंने अपनी मिलिट्री मैनेजमेंट कैसे की, मैंने इस पूरे पैराग्राफ को एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना दिया है। मिलिट्री मैनेजमेंट कैसे की? दे अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स, उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट किया। उन मिलिट्री कमांडर्स को कुछ एरिया दे दिया, लैंड दे दी, टेरिटरी दे दी। उस एरिया और लैंड को क्या नाम दिया गया? इक्ता। इक्ता, बिकॉज दोज मिलिट्री कमांडर्स वर होल्डिंग दैट लैंड, तो उनके लिए वर्ड क्या यूज किया गया? इक्तादर और मुक्ति। Who were Muktis and Iqtadar? Those who were holding the land. कौन सी लैंड? इक्ता। तो ये इक्ता किसको दिया गया था? मिलिट्री कमांडर्स को। मिलिट्री कमांडर्स को एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर लैंड दे दी कि आपने इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, मिलिट्री कैंपेन्स करनी है। ठीक है, तो अब आपको, क्योंकि ये इक्ता की फॉर्म में मिला है, अब आपको क्या कहा जाएगा? इक्तादर और मुक्ति। अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आई कि जो ये इक्तास थे, दैट वर नॉन इनहेरिटेड, मतलब जो ये पीस ऑफ लैंड था, ये नहीं कि एक मिलिट्री कमांडर से उसके बेटे को चला जाता था, ऐसा कुछ नहीं था। दैट वर नॉन इनहेरिटेड। ठीक है, मतलब इन इक्तास के जो इक्तादर होते थे, ये चेंज होते रहते थे, मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए वो एक पीस ऑफ लैंड पे सर्व करते थे। दैट उनकी जो पोस्ट थी, दैट वाज ट्रांसफरेबल। बेटा जब कई बार आप देखो, आपको आपके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो और आपको ये भी कहा गया है कि इस लैंड को लुक आफ्टर करो, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करो, पर अल्टीमेट आप उस लैंड को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ टाइम के बाद वो लैंड किसी और को दे दी जाएगी। तो हो सकता है कि इस चीज से खुश ना होके जो ये मिलिट्री कमांडर्स थे, वो दिल्ली सुल्तान के अगेंस्ट भी चले जाते। अब ये मिलिट्री कमांडर्स क्या काम करते थे? दे लेड मिलिट्री कैंपेन्स, टाइम टू टाइम वो मिलिट्री कैंपेन्स को लेड करते थे और अपने एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर बनाते थे। अब इन मुक्तीज को सैलरी भी चाहिए थी, तो हाउ दे वर गेटिंग द सैलरी? तो जो इनको इक्ता दिया गया था, जो इनको पीस ऑफ लैंड दी गई थी, यहाँ से जो रेवेन्यू आता था, दैट वाज एज देयर सैलरी। वो उनकी सैलरी भी थी और जो उनके अंडर सोल्जर्स काम कर रहे थे, उसकी सैलरी भी। ठीक है, अब दिल्ली सुल्तान दे वर वेरी शार्प, बहुत ब्रेनी थे, तो उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि जो ये मुक्तीज है, ये हमारे अगेंस्ट हो जाएं। पावर गेन करने के बाद, वेल्थ गेन करने के बाद, तो उन्होंने क्या किया? एक तो उनकी पोस्ट ट्रांसफरेबल कर दी, और एक किया कि जो ये इक्ता है, दैट इज नॉन इनहेरिटेड, मतलब परमानेंटली इनके पास नहीं रहेगा। तो जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक थे, उन्होंने इन चीजों को बहुत ही स्ट्रिक्टली इम्पोज किया कि कोई भी इक्ता किसी मुक्ति के पास काफी लंबे समय तक ना रहे। और साथ ही साथ उन्होंने चेक रखने के लिए अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए। अकाउंटेंट्स क्यों? कि जो मुक्तीज है, जो हमने टैक्स बताया है, उतना ही रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं उनसे ज्यादा तो नहीं कलेक्ट कर रहे। और नंबर ऑफ सोल्जर्स, क्योंकि उनको मिलिट्री कैंपेन्स लेड करनी थी, तो उनके जो सोल्जर्स हैं, उनका नंबर भी उतना ही है। मान लो अगर राजा ने कहा है कि आप 1000 सोल्जर्स हो सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मुक्तीज ने 1500 या 2000 सोल्जर्स कर लिए हैं। सो दे केप्ट अ रेगुलर चेक
ताकि वो इंडिपेंडेंट ना हो जाएं, उनके अगेंस्ट ना हो जाएं। पता है क्या हुआ, इन सब चीजों से ना कहीं लेटर ऑन जो ये मुक्तिज थे ना, दे टर्न्ड अगेंस्ट देम, उनके अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि एक तो उनकी पोजीशन जो इक्ता थी दैट वाज नॉन इनहेरिटेड, ठीक है, और उसके बाद उनके ऊपर चेक भी रखा गया, तो समटाइम्स कई बार वो इन दिल्ली सुल्तान के अगेंस्ट भी जाने लग गए। अब आता है कि ये तो हो गया मिलिट्री कि कैसे उन्होंने मिलिट्री को किया। अब इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा इनकी सल्तनत है, तो इसके लिए रेवेन्यू कहाँ से आ रहा था? As I already told you कि they captured, they consolidated the hinterlands of Garrison Town, उन सबको कंट्रोल कर लिया। And they knew कि पहले के टाइम पे टैक्स कौन कलेक्ट कर रहे थे? पहले के टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, they were big landlords, they were from the high class people। पर फिर यहाँ पे दिल्ली सुल्तान बहुत चालाक निकले, उन्होंने कहा ठीक है, अर्लियर यू वर कलेक्टिंग द टैक्सेस, यू वर लेविंग द टैक्सेस, पर अब आप क्या करोगे? अब ना तो आप टैक्स कलेक्ट करोगे, ना ही टैक्स लगाओगे, नाउ यू वर फोर्स टू पे द टैक्स। बहुत हो गया, आपने बहुत टैक्स कलेक्ट कर लिए, अब आप बड़े लैंडलॉर्ड जो भी हो, जो भी आपका रेवेन्यू है वो किसके पास आएगा? पूरे सल्तनत के पास आएगा, स्टेट के पास आएगा, किंग के पास आएगा, ठीक है। और जो आप पहले टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, अब आप टैक्स पे भी करोगे। अर्लियर दोज हु वर कलेक्टिंग द टैक्सेस, दोज हु वर लेविंग द टैक्सेस, दे वर फोर्स्ड टू पे द टैक्स, ठीक है। कितना बड़ा चेंज ले आए कि अब आप, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये टैक्स कलेक्ट करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली दे बिकेम मोर पावरफुल, उनके हाथ में और ज्यादा पावर आ जाएगी और वो हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, तो उन्होंने इस चीज को भी तोड़ा, इस चीज का भी सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे, आप टैक्स हमें पे करोगे। उस टाइम पे 3 तरह के टैक्स कलेक्ट होते थे। खर्च 50% ऑफ द पेजेंट प्रोड्यूस, जो भी फार्मर जो भी प्रोड्यूस कर रहे थे उसका 50% स्टेट को जाएगा। किसी के पास कैटल्स हैं, कैटल भी उसके ऊपर भी टैक्स है, हाउसेस थे उसके ऊपर भी टैक्स है। तो 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ दिल्ली सुल्तान। नंबर 1 खर्च, दैट वाज 50% ऑफ द प्रोड्यूस, सेकंड वाज ऑन कैटल एंड थर्ड वाज ऑन हाउसेस। तो इस तरह से वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे थे। स्लेव्स को अपॉइंट किया, क्लाइंट्स को अपॉइंट किया, मिलिट्री को कमांडर्स को अपॉइंट किया, रेवेन्यू कलेक्ट किया, फिर भी उनको प्रॉब्लम्स थी। स्टिल दे फेस द प्रॉब्लम। इतना बड़ा उनका दिल्ली सल्तनत का एरिया, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। पहले उनको इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, जैसे दिल्ली में अगर बैठे बैठे मान लो उन्होंने एक एरिया कैप्चर किया बंगाल में, कैप्चर करके वापस दिल्ली में आए, वहां पे बंगाल वाले जो रूलर्स थे वो खुद अपने आप को थोड़े टाइम बाद इंडिपेंडेंट कर लेते। तो दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उनको दूर दूर वाले जो एरियाज थे उन एरियाज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी अटैक करके उन्होंने वो एरिया अपने अंडर लिया ही होता है, जैसे ही वहां से वापस आए तो वहां के लोग फिर पावर गेन करके अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते थे। तो दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पहुंचना ही इम्पॉसिबल था। कुछ रूलर्स फॉरेस्टेड एरिया में रह रहे थे, कुछ हिल्स में रह रहे थे, तो वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था, वहां पे अटैक करना, ठीक है। और इसके लिए दे नीड ट्रेन्ड पर्सनल, उनको ट्रेन्ड आर्मी चाहिए थी और उसके ऊपर बहुत सारा अमाउंट स्पेंड होना था। अब आपकी बुक में यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जो आईबीएन बतूता, इबन बतूता मोरक्को से आए थे। उन्होंने कहा कि जो ये गंगेटिक प्लेन्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे थिक बैम्बू ग्रूव्स है, बैम्बू के झाड़ थे, तो कुछ चैप्टियंस वहां पे जाके रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो जो ये खलजी डायनेस्टी थी, मुगल डायनेस्टी के रूलर्स थे, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते थे, क्योंकि जहाँ पे बैम्बू ग्रो करते हैं ना बेटा, बैम्बू को काटना, बैम्बू को आग लगाना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अंदर से बैम्बू खाली होता है, तो उसको कट, और इसकी जो बाहर से भी जो उसकी स्टेम होती है बहुत थिक होती है। तो दोज हु वर रूलिंग ओवर देयर, जो चैप्टियंस वहां रह रहे थे, जो लैंडलॉर्ड्स वहां रह रहे थे, उनको कंट्रोल में करना उनको बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इब्न बतूता ने इस चीज को मेंशन किया कि जो ये दिल्ली सुल्तान थे, ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा एरिया कैप्चर किया, पर देयर वर मैनी एरियाज जो उनके कंट्रोल से बाहर थे। और अगर वो वहां पे कंट्रोल करना भी चाहते थे, इफ दे वांटेड टू कंट्रोल दैट एरिया, तो उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे। बैम्बू काटना, उसको आग लगाना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। और जो रूलर्स थे उन्होंने उन बैम्बू ग्रूव्स में रहना स्टार्ट कर दिया।
बीच का एरिया क्लियर करके वहां पे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी, कैटल रियरिंग स्टार्ट कर दी। पर जो ये सुल्तान्स थे, इफ दे वांटेड टू कैप्चर दैट एरिया, दे नीड मोर नंबर ऑफ पीपल, दे नीड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल दैट। ये तो उनके इंटरनल प्रॉब्लम थी, पर उनको एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी थी, उनके ऊपर भी अटैक हो रहे थे। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि देवर अटैक। एक चंगेज खान था, मंगोलिया से था, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे एक मैप भी बनाया, चाइना से ऊपर ये रशिया और उसके बीच में मंगोलिया है, ही बिलोंग टू मंगोलिया। तो उसने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट ईरान में एक प्लेस है ट्रांसोक्साइना, यहाँ पे अटैक किया। बहुत ही मतलब बहुत ही ब्लडशेड करने वाला इन्वेडर था ये। तो पहले उसने ट्रांसोसाइना पे अपना अटैक किया, उसके बाद उसने अपना रुख किसकी तरफ कर लिया, दिल्ली की तरफ, कि अब मैं दिल्ली पे अटैक करूंगा। तो उसने जो मैक्सिमम अटैक कब किए, एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक, उस टाइम पे उसने बहुत ज्यादा अटैक किए। बेटा एक तो इन रूलर से पहले ही कंट्रोल नहीं हो रहा था, जो इंटरनल एरियाज में प्रॉब्लम आ रही थी, और ऊपर से इन्वेजन हो रही थी, उनके ऊपर खुद के अटैक हो रहा था। so these problem they face, to met all these problems they come with the idea having a large standing army। इन्होंने अपनी बहुत बड़ी आर्मी स्टैंड अप कर ली। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि अलाउद्दीन खलजी ने इन खतरों को इस चीज को कैसे सॉल्व किया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस चीज को कैसे सॉल्व किया। ओके अब बेटा जो अलाउद्दीन खलजी था, क्योंकि उसके टाइम पे भी जो ये चंगेज खान था, इसने 2 बार अटैक किया, तो उसने जो मेजर्स अपनाए दैट वर डिफेंसिव। उसने अपनी टेरिटरी को बचाना चाहा, अपने लोगों को बचाना चाहा। उसने जो स्टैंडिंग आर्मी बनाई, ही रेज द स्टैंडिंग आर्मी फॉर डिफेंस। उसने अटैक के पर्पस से नहीं बनाई, ठीक है। उसके बाद उसने और क्या किया, ही कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन। दिल्ली में उसने एक नया गैरिसन टाउन बनाया, उसको नेम दिया गया सीरी। गैरिसन टाउन कहा क्या था, द फोर्टिफाइड एरिया वेयर द सोल्जर्स वर केप्ट, ठीक है। सो ही कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन। अब इतने सारे सोल्जर्स थे, इतनी बड़ी आर्मी उसने बना ली, अब उनको खाना भी तो खिलाना था। सो हाउ ही मैनेज टू फेड द सोल्जर्स। अब हमने पढ़ा था टैक्स, खर्च के बारे में पढ़ा था, 50% ऑफ द प्रोड्यूस। तो जो वो 50% जो फार्मर्स पेड करते थे, दैट वाज आल्सो गिवन टू द सोल्जर्स टू फीड देम। अब सोल्जर्स को सैलरीज भी देनी थी। अब हमने पहले पढ़ा कि जो मिलिट्री कमांडर्स थे, दे वर पेड इन द फॉर्म ऑफ लैंड। तो अलाउद्दीन खलजी ने कहा कि अब मैंने लैंड नहीं देनी, नाउ आई एम गोइंग टू पे इन द फॉर्म ऑफ कैश, अब मैं कैश की फॉर्म में दूंगा। अब देखो सोल्जर्स के हाथ में पैसा आ गया, दे स्टार्टेड परचेजिंग द गुड्स। अब उसने एक बात और ध्यान में रखी कि जो मार्केट है, जो मर्चेंट्स है, कहीं ऐसा ना हो कि देखें कि सोल्जर्स चीजें खरीदने आ रहे हैं तो वो गुड्स के प्राइसेस को बढ़ा दे। तो उसने उस पे भी चेक रखा, ठीक है। अब ओवरऑल जो ये इसके अलाउद्दीन खलजी के जो मेजर्स थे, ये बहुत सक्सेसफुल रहे। जो क्रॉनिकल से उन्होंने कहा कि उसने बहुत अच्छे से काम किया, उसने गुड्स के प्राइसेस को कंट्रोल करके रखा, मार्केट को कंट्रोल करके रखा। इवन जो इन्वेशन हो रही थी, जो मंगोल्स इन्वेशन कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, तो उसको भी अच्छे से उसने उसको विथस्टूड किया, मतलब उसने डिफेंसिव मेजर्स अपनाए। अब हम पढ़ते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, क्योंकि उसके टाइम पे भी मंगोल इन्वेशन हुए। अब ये जो पर्सन था, वो अलाउद्दीन खलजी से टोटली अपोजिट। उसने क्या किया, जब मंगोल्स ने अटैक किया, पहली बार तो उसकी आर्मी ने मंगोल्स को हरा दिया, तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि हमने मंगोल्स को हरा दिया है। अब मैं, जो मंगोल्स ने नॉर्थ ईस्ट चाइना, जो ईरान में जो ट्रांसोजाइना है, उस पे जो उन्होंने कैप्चर कर रखा है, तो मैं भी वहीं पे अटैक कर दूंगा। उसने जो अपनी आर्मी जो की ना, ही ऑल्सो रेज द ह्यूज आर्मी, नॉट फॉर द डिफेंस बट फॉर ऑफेंसिव, मतलब ही वांटेड टू अटैक ऑन द मंगोल्स। उसने अपनी जो आर्मी बनाई, अपनी टेरिटरी, अपने लोगों को बचाने के लिए नहीं बनाई, ही वांटेड टू अटैक ऑन मंगोल, दैट्स व्हाई ही रेज्ड द आर्मी। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। अब उसने, जैसे अलाउद्दीन खलजी ने न्यू गैरिसन टाउन बनाया, इसने क्या कहा, मैंने नया गैरिसन टाउन नहीं बनाना, जो ओल्ड सिटीज हैं दिल्ली की, ही कन्वर्टेड दोज ओल्ड सिटीज इनटू गैरिसन टाउन। जैसे दिल्ली है कुहाना, उस सिटी को क्या किया, खाली करवाया, वहां के लोगों को कहा आप इस एरिया को खाली कर दो, मैंने इस एरिया को गैरिसन टाउन में कन्वर्ट करना है। और उन सब लोगों को कहाँ भेज दिया, साउथ में दौलताबाद। बेटा आप उस टाइम पे देखो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, लोग कितनी दूर दिल्ली से साउथ तक पैदल चल के बुल्लक कार्ट्स में दौलताबाद पहुंचे होंगे।
तो दे फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब देखा जाए तो ये सब चीजें उसके अगेंस्ट जा रही हैं, ठीक है। अब जैसे अलाउद्दीन खलजी ने 50% ऑफ प्रोड्यूस दैट वाज यूज्ड टू फीड द सोल्जर, तो इसने क्या किया कि 50% तो फार्मर्स देंगे ही देंगे। ही ऑल्सो इम्पोज एडिशनल टैक्स भी लगा दिया। और जिस टाइम पे उसने एडिशनल टैक्स लगाया तो उस टाइम पे वहां पे फेमाइन था। अब देखो टैक्स के ऊपर टैक्स और ऊपर से उस एरिया में फेमाइन, वहां पे सूखा पड़ा हुआ था। तो उसने कहा कि हाउ टू कंट्रोल। अब वो जो लोग थे उसके अगेंस्ट हो रहे थे कि ये कैसा रूलर है, कभी अपनी एरिया को शिफ्ट करके दौलताबाद कर देता है अपनी कैपिटल को, कभी ये हम पे एडिशनल टैक्स लगा रहा है, और जब सूखा पड़ा हुआ है तो हम टैक्स कैसे भर सकते हैं। अब इसने भी अलाउद्दीन खलजी की तरह सोल्जर्स को कैश दिया, पर कैश के लिए उसने टोकन करेंसी यूज की। जैसे अब हमारे टाइम पे पेपर करेंसी है तो उसने टोकन करेंसी यूज की। वो टोकन करेंसी चीप मेटल की बनी हुई थी, गोल्ड और सिल्वर की नहीं, ब्रॉन्ज और कॉपर की। इतनी सस्ती, इतनी हल्की कि एवरीवन कैन मेक दैट। अब लोगों ने क्या किया, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को बचा के रख लिया और टोकन करेंसी को यूज करना स्टार्ट कर दिया। लास्ट में क्या हुआ, जो उसकी ट्रेजरी थी, उसका खजाना था, वो टोकन करेंसी से भर गया और लोगों के घर किससे भर गए, गोल्ड और सिल्वर से। और इतना इजी डिजाइन, इतनी चीप मेटल्स, तो वहां पे फेक कॉइन्स, नकली करेंसी बननी शुरू हो गई थी। तो पता ही नहीं लगता था असली करेंसी कौन सी है, नकली करेंसी कौन सी है। मतलब whatever measures taken by मोहम्मद तुगलक that was failure, totally failure थे, ठीक है। उसने जो आर्मी रेस की, उसने कश्मीर भेजी, कश्मीर जहां पे उसने अटैक किया वो फेल हो गया, तो उसने लार्ज आर्मी को बंद ही कर दिया। अपने लोगों को जो उसने दौलताबाद भेजा, तो उसने कहा कि दौलताबाद से अब वापस कहाँ आ जाओ, दिल्ली वापस आ जाओ। तो दैट वाज आल्सो नॉट गुड फॉर द पीपल। टैक्सेस कब लगाए, जब फेमाइन था, सूखा था, ठीक है। टोकन करेंसी दैट वाज आल्सो फेल। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ अलाउद्दीन खलजी वर सक्सेसफुल, whereas administrative measures of Muhammad bin Tughlaq were totally failure, totally disaster. जो भी उसने काम किया that was totally disaster. अपनी तरफ से उसने बहुत अच्छा काम किया, पर at last he was totally a failure. इसके बाद जो डायनेस्टीज आई, जो हम लास्ट में जो हम पढ़ते हैं, that were of लोदीज एंड सैयद्स, वो इतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे, they ruled for a small period of time. लेटर ऑन कुछ एरियाज जैसे जौनपुर है, बंगाल है, या साउथ के जो एरियाज हैं, वहां पे न्यू रूलर्स फ्लरिश होने लगे, वो खुद इंडिपेंडेंट हो गए। उस टाइम पे जैसे राजपूत हैं, अफगान हैं, इस तरह के न्यू ग्रुप्स बनने शुरू हो गए थे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, जो हम मुगल्स के साथ रिलेट करेंगे। अब इस चैप्टर के एंडिंग में आपको एक थोड़ा सा बताया गया है शेरशाह सूरी के बारे में। आपको पता है हमारे यहाँ जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, दैट इज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय बिल्ट बाय शेरशाह सूरी। पता है इन्होंने मुगल एम्परर हुमायूं को हराया। अगर आप हुमायूं का टाइम स्पैन देखोगे, उसने रूल किया 1530 से 1540, फिर 1555 से 1556, पर बीच के जो 15 इयर्स हैं वो गायब हैं। तो उस टाइम पे एक न्यू डायनेस्टी आई थी, दैट वाज सूरी डायनेस्टी। शेरशाह सूरी स्टार्टेड दैट डायनेस्टी, और उसने भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, एंड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वर कैरिड फॉरवर्ड बाय अकबर। जब अकबर ने अपना एम्पायर कंसोलिडेट किया, अपना मुगल एम्पायर कंसोलिडेट किया, तो उसने कुछ ना कुछ जो अपनी जो पॉलिसीज थी, दैट वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय शेरशाह सूरी, ठीक है। सो विद दिस योर चैप्टर इज फिनिश्ड। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन रेज हैंड। Which ruler first established his or her capital at Delhi? Hurry up, give the answer. मैम तुम्हाराज Rajput. Very good, very good. What was the language of administration under Delhi Sultan? Language? मैम पर्शियन Language? Persian. Very good. Persian language. In whose reign the Sultanate reached its farthest extent? सबसे ज्यादा कब extent पे पहुंची थी? Under मोहम्मद तुगलक। Muhammad Tughlaq. Very good. From which country did IBN Battuta travel to India? Africa. From this chapter, which questions are to be done on the notebook? Question number 5, question number 6, okay, question number 7, and question number 9. 5, 6, 7, and 9. Question number 5, question number 6, question number 7, and question number 9. Write one extra question.
One extra question. Write a note on administrative measures taken by Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. One extra question. I am repeating again. Write a note on administrative measures taken by Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq.